हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, ये कैसे फैलता है और इसके होने पे कौन-कौन से सिम्पटम्स हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसका क्या ट्रीटमेंट रहता है, इन सभी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो अस्थमा को हिंदी में जो बोलते हैं वह बोलते हैं दमा और एक रिस्पायरेटरी डिजीज़ होती है, यानी कि श्वसन तंत्र से संबंधित एक बीमारी होती है। अब देखते हैं कि अस्थमा का इंट्रोडक्शन क्या रहता है। तो अस्थमा एक क्रोनिक दीर्घकालिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है। क्या होता है भाई? क्रोनिक मतलब दीर्घकालिक, हिंदी में बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है जो भी एयरवेज होते हैं वह क्या हो जाते हैं। एयरवेज यानी कि श्वसन नली। एयरवेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वसन नली। श्वसन नली को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है जो भी एयरवेज होती हैं, श्वसन नली होती हैं, वह नैरो यानी कि पतली या फिर संकरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ होती है। क्लियर? अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जो कि एयरवेज को प्रभावित करता है। इसमें जो एयरवेज होती हैं, जो श्वसन नली होती हैं, वह नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ अस्थमा। अब देख लेते हैं कि अस्थमा होता कैसे है, क्या कॉजेज हैं या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से अस्थमा होता है। पहला जो जी रीजन रहेगा, कॉजेज यानी कि कारण रहेगा, वह क्या है? एलर्जेंस। एलर्जी उत्पन्न करने वाले कुछ पदार्थ जिनकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। कौन-कौन से पदार्थ हैं जिनकी वजह से हो सकता है? डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, स्मोक हो गई या फिर एनिमल डेंडर हो गया। ये कुछ ऐसे एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं जिनसे अस्थमा हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से भी अस्थमा हो सकता है। कौन से इन्फेक्शन से अस्थमा हो सकता है? तो वायरल रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। वायरल रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जो होता है, उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से अस्थमा होता है। जैसे कि एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की यानी कि जो वायु प्रदूषण होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। एंड कोल्ड एयर, ठंडी हवा से भी अस्थमा हो सकता है। अब बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा। जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब है कि अगर किसी को फैमिली में पहले था, तो वह उसकी संतान में भी हो सकता है। इसको बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा। अब कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी वजह से अस्थमा हो सकता है, जैसे कि एस्पिरिन की एलर्जी। अगर एस्पिरिन से किसी को एलर्जी है तो अस्थमा हो सकता है। या फिर कोई नसेड की ड्रग है। नसेड मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इन इन ड्रग्स की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। अब बात करते हैं अस्थमा के सिम्पटम्स की, यानी कि लक्षण क्या रहते हैं। अस्थमा को हम कैसे पता करेंगे कि ये अस्थमा के लक्षण हैं? तो सबसे पहला जो लक्षण रहता है, वह रहता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई। इसमें क्या होता है, मतलब सांस फूलती रहती है। अस्थमा में क्या होता है, सांस फूलने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहती है। ठीक है भाई। उसके अलावा सेकंड सिम्टम्स क्या रहेगा, बेजिंग साउंड, सीटी जैसी आवाज़ आती है, यानी कि जब हम बोलेंगे तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, सीटी की तरह आएगी। उसके अलावा चेस्ट टाइटनेस रहेगा, यानी कि सीने में जकड़ रहेगी। अब बात करते हैं उसके अलावा कौन से लक्षण रहते हैं। कफिंग, खांसी आ सकती है। उसके अलावा स्पेशली एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, जो खांसी आएगी वह स्पेसिफिक रूप से नाइट या फिर सुबह के टाइम आती है। सुबह या फिर रात में खांसी आएगी। ये हमारे हो गए अस्थमा के सिम्टम्स। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी कि अस्थमा की जो रोग क्रिया विज्ञान है वह क्या है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा क्या होती है? तो सबसे पहले जो भी एलर्जेंस एंटर्स करते हैं ईयरवेज में, जिनकी वजह से अस्थमा होता है, वह हमारे ईयरवेज में क्या करते हैं, एंटर करते हैं, श्वसन नली में एंटर करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, इम्यूनी रिस्पॉन्स जो होता है वह एक्टिवेट होता है। जब इम्यूनी रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, उसके एक्टिवेट होने की वजह से इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज होते हैं। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स क्या होते हैं, जैसे कि हिस्टामाइन, ल्यूकोट्रीन्स, ये रिलीज हो जाते हैं। ये रिलीज होने के बाद ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस होता है और क्या होता है, म्यूकस सिक्रेशंस होता है। म्यूकस मतलब जो भी
चिपचिपा पदार्थ होता है, उसका सिक्रेशंस होता है। उसका सिक्रेशंस होने के बाद जो एयरवेज होते हैं वह नैरो यानी कि संकरी हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, साँस लेने में कठिनाई होती है। ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। अस्थमा होने पे इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है? ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो ड्रग्स यूज़ करेंगे, वह करेंगे ब्रोंकोडिलेटर्स कैटेगरी की। कौन-सी कैटेगरी भई? ब्रोंकोडिलेटर्स, श्वसन नलियों को चौड़ी करने वाली दवाई। ऐसे दवाई जो श्वसन नली को चौड़ी करती हैं, क्योंकि अस्थमा में क्या होता है, जो श्वसन नली होती हैं वह नैरो हो जाती हैं, तो ऐसी दवाई लेंगे जो उसको चौड़ा करें। तो ये हमारी एक ब्रोंकोडिलेटर्स ड्रग्स की कैटेगरी है। अब इसमें 2 टाइप्स की ड्रग्स आती हैं। पहली शॉर्ट एक्टिंग जो कम समय में काम करते हैं, जैसे साल्ब्यूटामॉल, एंड हमारी दूसरी क्या ड्रग हो जाएगी? ट्रिब्यूटालाइन। बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग जो लंबे समय तक काम करती हैं, तो वह हमारी होगी साल्मेटिरोल और दूसरी हमारी होगी फार्मोटिरोल। ये हमारी होगी लॉन्ग एक्टिंग की ड्रग। सेकंड कैटेगरी की बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की बात करेंगी, क्योंकि इसमें क्या होती है, स्वेलिंग भी आती है, तो स्वेलिंग को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी यूज करेंगे। बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी कौन सी ड्रग्स होती हैं, तब तो वह हमारी है बेडिनोसाइड्स, उसके अलावा बेक्लोमेथासन, और हमारी कौन सी हो जाएगी? फ्लूटिकोसन। कौन सी भाई? फ्लूटिकोसन। ये हमारी होगी कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी की ड्रग। अब तीसरी कौन सी कैटेगरी है? ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर्स। ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर्स में जैसे मोंटेलुकास्ट, जापिरकुलास्ट, ये हमारी इसकी एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद कॉम्बिनेशन इनहेलर्स। कुछ इनहेलर्स होते हैं जो ड्रग्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। जैसे कौन-कौन से ड्रग्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं? पहली हमारी होगी बेडिनोसाइड्स और हमारी होगी फार्मेट्रोल। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा इनहेलर बनता है और उस इनहेलर को हम बोलते हैं सिम्बिकॉर्ट। क्या बोलते हैं? सिम्बिकॉर्ट। दूसरा हमारा फ्लूटिकोसन, साल्मेटिरोल। इन दोनों ड्रग्स के कॉम्बिनेशन से इनहेलर बनता है जिसको कहते हैं सेरिटाइड। क्या बोलते हैं भाई? सेरिटाइड। तो ये कुछ ड्रग्स हैं, इनहेलर्स हैं, जिनकी वजह से हम अस्थमा को प्रिवेंट कर सकते हैं, अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रिवेंशन कि दवाई को ना यूज करके हम अस्थमा को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो कैसे रोक सकते हैं? पहला इसमें जो पॉइंट है वह हमारा अवॉइड डस्ट। डस्ट से बचना चाहिए, स्मोक से बचना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से बचना चाहिए। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम जो डायरेक्ट हमारे मतलब अटैक करती है, ऐसी चीज़ों से बचेंगे। उसके अलावा रेगुलर मेडिकेशंस एंड इनहेलर यूज करेंगे। अगर अस्थमा है तो हम रेगुलर मेडिसिन्स खाएंगे और इनहेलर का यूज करेंगे। उसके अलावा एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, ठीक है, डॉक्टर की एडवाइस से। उसके अलावा कीप अवे फ्रॉम कोल्ड एयर एंड एलर्जेंस। कोल्ड एयर से दूर रहेंगे और एलर्जेंस यानी कि ऐसी चीज़ों से दूर रहेंगे जिससे अस्थमा होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे बरेली फार्मा चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।